सिलेक्शन लोगे आपके घर का चूल्हा चलेगा उससे, पड़ोसी के घर का नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन नहीं सिलेक्शन लोगे तो डेफिनेटली पड़ोसी मजे जरूर लेगा उससे कि मेरे को यार ये पढ़ना है, ये टॉपिक कवर करने हैं और उससे पहले सोना नहीं है। तो ये मान के चलो आपके वो टॉपिक आज पूरे कवर होने भी चाहिए, आप चाहे उससे एक एक्स्ट्रा टॉपिक कर लो, एक कम नहीं होना चाहिए आप। यार जब मेरे जैसे गधे बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ ये चीज, मैं कोई स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, जिसकी शायद 50% भी बहुत रेयरली क्रॉस होते थे। जब ज्यादा नींद आने लगे, आपको लगे यार थकान हो रही है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन पढ़ना है आपको फिर भी, तो उस टाइम पे ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, जिसमें आपको मजा आता हो पढ़ने। मैं 5 दिन तक जितना भी पढ़ा है वो सब रिवाइज करूंगा, छठे दिन फिर नहीं याद करूंगा। और संडे को मेरा होता था कि मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ रिवीजन करूंगा। तो मेरी एक ही बुक है एक हफ्ते में 7 बार रिवाइज हो चुकी है, ठीक है। कैसे कहता मैं भूल जाऊंगा उसमें क्या भाई, 25-30 क्वेश्चन सिलेक्शन ही होगा, सिलेक्शन 5 क्वेश्चन से भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर वो 5 क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको पूरा समझ में आए कि यार उसमें गलतियां क्या है, उसमें एरर क्या बन रहा है, आपको चीज समझ में भी तो आए कि रीजन क्या है उसका। ऐसे तो आप जैसे 25 या 250 क्वेश्चन लगा लो, सिलेक्शन फिर भी नहीं होगा। ऐसे आगे चलोगे ना कि मेरे को बस अपने आप को इंप्रूव करना है, तो डेफिनेटली लिख के ले लेना भाई, सिलेक्शन आपको हो गई होगी, वहां सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता। अगर आप ये सोचोगे यार उसके तो इतने नंबर आ रहे हैं, अब मैं उससे ऊपर कैसे करूं। हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी समय से इंटरव्यू नहीं आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के डीएम आ रहे थे, तो सबसे माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आज इस इंटरव्यू में हमारे साथ एक शानदार, एक ज़बरदस्त गेस्ट हैं, सचिन गुर्जर। ही इज़ अ एक्साइज इंस्पेक्टर एंड ही हैज़ क्रैक्ड एसएससी सीजीएल 2023 विद ऑल इंडिया रैंक 323। तो आज इनकी जर्नी को डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके का इनका सफर रहा और क्या क्या चीज़ें आपको ये बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ताकि आपकी आने वाली जर्नी 2025 का एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका भी सिलेक्शन हो और आप भी एसएससी फैक्ट्री पर ऐसे ही दिखें। तो सचिन भाई, स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री पर। थैंक यू सो मच अंकित फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन व्हिच यू गिव। थैंक यू। तो एक बार आप ना अपने मुंह जवानी ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन गुर्जर। I scored all India rank 323 in 2023 CGL exam, and I opted for excise inspector in Delhi GST. So which I got. That's all. Great. एक बार आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड अगर बता पाए, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड किस तरीके से? So basically I did my 10th. मैं जो पढ़ा हूँ प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो basically I did my 10th class in 2011 basically, and I did my 12th in 13. उसके बाद थोड़ा सा गैप लिया था मैंने for some family issues, family reasons. फिर ग्रेजुएशन मैंने स्टार्ट की 15 में। I did my graduation in psychology honors, applied psychology honors from Delhi University. वो 18 में कंप्लीट हुई। Then after I was working in private sector. उसके बाद I started my preparation in 2022 basically. ओके, तो आप किस तरीके के स्टूडेंट थे, मतलब स्कूल में, कॉलेज में? अगर थोड़ा परसेंटाइल में बता पाओ। यार मैं भाई बिल्कुल स्टूडेंट नहीं था, पहले तो मैं बता दूं। एक होते हैं जो बहुत एवरेज और जिनको बोलते हैं टीचर गधा है तू गधा। सो मैं वो गधा था मैं अपने स्कूल में, कि लाइक टीचर से ठीक है तो बस पास हो जाए कैसे करके। सेम यार। ओके, तो फिर ये तैयारी का, गवर्नमेंट जॉब का कैसे आपको एक्सप्लोर करा, कैसे पता चला कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, कहाँ से ट्रिगर पॉइंट? एक्चुअली कुछ दोस्त थे मेरे तो जो ऑलरेडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और कुछ जो सिलेक्शन ले चुके थे, तो मेरा कभी मन तो था नहीं ऐसे कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ जाना है, कुछ करना है, बट हाँ सुना जरूर था कि एसएससी एग्जाम होता है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो और मेरे ये था कि फैमिली बैकग्राउंड में कुछ चीजें देखी थी, जैसे मेरे दादाजी वो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं, मेरे नाना जी ही वाज मार्टायर्ड इन 2000 पार्लियामेंट अटैक। तो उन चीजों में वो जो यूनिफॉर्म था, क्रेज और वो चीज देखी हुई थी, तो एक कहीं ना कहीं क्रेज भी था मेरे अंदर, पर कभी ऐसा नहीं था कि मेरे को जाना है मतलब टुवर्ड्स गवर्नमेंट सेक्टर। तो दोस्त जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, जो सिलेक्शन ले चुके थे, तो उन्होंने थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट किया। जब कोविड का हुआ गया था, टाइम पीरियड आ चुका था, कि यार वी हैव सीन द कैलिबर इन यू और तू कर सकता है। मैंने पता नहीं यार तुमने कौन सा कैलिबर देख लिया मेरे अंदर। सो उसके बाद से थोड़ी प्रिपरेशन की जर्नी मेरी जो स्टार्ट हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जो फ्रेंड सर्कल वाला आपने बताया कि उन्होंने आपको मोटिवेट करा, इसके बारे में थोड़ा और बताओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10 से 12 से उनका सर्कल उस तरीके से गलत चूज कर लेते हैं, वो आगे चल के उनको बहुत दिक्कत देता है। तो ये बताओ थोड़ा किस तरीके से रहा आपका, कैसे और हेल्प हुई आपके इससे? यार देखो, डेफिनेटली बहुत मैटर करता है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल वो कैसा है, ठीक है, क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल उनका क्या नेचर है, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी किस तरह बनने वाली है आगे, ठीक है। अगर आप सोचते हो यार कि कुछ गलत हैबिट्स या कुछ गलत आदतों में पढ़ के कुछ तरह के दोस्त बन जाएंगे और आप
अच्छा कर लो। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले हमारे सभी एसएससी एस्पिरेंट साथियों को मैं कुछ किताबें सजेस्ट करना चाहता हूं। ये सारी बुक्स अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आते हैं और आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी टॉपर्स टीचर्स हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये किताब आप देखिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज की किताब है। इसमें आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनकी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एग्जाम में सिलेक्शन लेने के। इसमें आपको 7700 प्लस टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऐसे ही एक मैथ की किताब है, इसमें आपको 5400 प्लस टीसीएस क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऐसे ही हमारे पास ये जीके जीएस की किताब है, ये वरुण अवस्थी सर की तरफ से है। तो इसमें भी आपको 8900 प्लस टीसीएस क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जीके जीएस का तो आपका सॉल्यूशन सिर्फ एक किताब से ही हो जाएगा। दूसरा, आपके पास ये रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए आप जानते हैं अरुण कुमार सर की तरफ से है। तो इस किताब में आपको 6400 प्लस टीसीएस क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये भी एक बेहतरीन किताब है। और आपका लास्ट में शॉर्ट ट्रिक्स, जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें स्पीड का बहुत बड़ा गेम होता है एग्जाम में। तो कुछ जो ऑथेंटिक शॉर्ट ट्रिक है, ऐसी फालतू फर्जी ट्रिक्स नहीं, जिनसे आपका जो तैयारी करने का जो तरीका होता है, जिस तरीके से टीचर पढ़ा रहे होते हैं आपको, उसी तरीके में आपको जो ऑथेंटिक ट्रिक्स हैं जो हमेशा काम करती हैं, उसी ट्रिक्स के हिसाब से ये किताब तैयार करी गई है। तो ये किताब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इन सभी बुक्स के बेस्ट बाइंग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो प्लीज आप जाके इन्हें परचेज करें और अपना सिलेक्शन पक्का करें। ओके, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने आप को वहां से वो मतलब कंट्रोल कर पाओ, रेस्ट्रेन रख पाओ कि यार मैं वो गलत चीजें ना करूं और मैं फिर भी सक्सेसफुल हो जाऊं। तो आपका फ्रेंड सर्कल डेफिनेटली मैटर्स करता है। और हाँ, कुछ अच्छे कर्म थे मेरे कि यार कुछ अच्छे दोस्त मिल गए कि जिन्होंने एक हार्ड टाइम में मेरे को सपोर्ट किया था, जब व्हेन आई नीडेड द मोस्ट, कि मुझे लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक सपोर्ट की जरूरत थी मेंटली। तो उस टाइम पे वो लोग मेरे साथ खड़े रहे। सो आज उन्हीं का साथ था कि डेफिनेटली आई क्रैक्ड द एग्जाम इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। राइट, आपने इतनी जल्दी सिलेक्शन लिया, 2022 में आपने तैयारी शुरू करी और 23 में आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए, मतलब 3 स्टार आपके शोल्डर पे आ गए, है ना। तो फिर ये थोड़ा तैयारी के बारे में बताओ कि जैसे जस्ट तैयारी शुरू हुई कि आपने सोचा कि अब मुझे तैयारी में जाना है, तो उस जो शुरुआती दौर के एक कंफ्यूजन होते हैं कि एकदम से तो पता नहीं है ना आपको कि कहाँ से पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज है, कौन से टीचर है बेस्ट है। तो वो शुरुआती दौर के बारे में थोड़ा बताओ, तैयारी के फेज जो 2-3 महीने का जो फेज होता है ना, 4 महीने का, उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्या क्या कंफ्यूजन थे, कैसे उनको टैकल करा आपने। यार एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, ये ना एक्चुअली बड़ी दिक्कत वाली चीज थी मेरे लिए कि यार स्टार्ट कहाँ से करूँ, पहला स्टेप क्या होगा। बट जैसे मैंने बताया कि मेरे जो दोस्त ऑलरेडी प्रिपरेशन में थे, तो उन्होंने मेरे को बस सिंपली बोल दिया कि ठीक है भाई, तुम किसी भी XYZ जो कोचिंग है, क्लासेस है ना, उनका ऑनलाइन क्लास ले लो, परचेज कर लो, और एक बार क्लास परचेज करके तो वो सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद सब होता रहेगा धीरे धीरे। तो मैंने भी कुछ जो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया, जैसे मैंने अपनी मैथ्स की थी रेमो सर से, तो जनवरी में ही मैथ्स के लिए मैंने अपने रेमो सर से बैच ले लिया था। पर उनका बैच मैंने लिया था क्योंकि मेरे को सजेशन दोस्त ने दिया था कि यार लाइव बैच लेके कोई फायदा नहीं है, आप VOD लेना। ओके, ठीक है। तो मैंने प्रेफर भी फिर वही किया, क्योंकि मुझे था कि मेरे को सिलेबस अगर जल्दी कवर करना है और अपने टाइम के हिसाब से कवर करना है कि मैं किस स्पीड में क्या देखूं और कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना, तो मेरे लिए BOD बैच सबसे ज्यादा हेल्पफुल थे। तो आई टुक ऑनलाइन क्लासेस। कैरियर व्हील से मैंने एक जयदीप सर से इंग्लिश बैच परचेज किया, और अभिषेक सुमन सर, इनका एक GS का बैच था। तो ये बेसिकली ये 3 सर से मैंने अपना सारा सिलेबस कवर किया। तो वहीं से मैंने, बट ये मेरा टारगेट था कि मुझे सिर्फ सिलेबस जल्दी कवर नहीं करना, मेरे को लर्निंग रखनी है उसमें। ओके, क्योंकि आजकल जो बच्चों के मेरे मैसेज आ रहे होते हैं मेरे पास में, वो यही कह रहे होते हैं कि सर हम आज से स्टार्ट कर दिए तैयारी, या हम 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं और बस हम 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, 4 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हमारा मॉक देते स्कोर नहीं बन रहा। वो रीजन ये होता है कि वो सिर्फ अटके होते हैं उस चीज के ऊपर में, कि वो रट रहे होते हैं मोस्टली चीजों को, वो लर्निंग पे ध्यान नहीं दे रहे होते। मैं कहता हूँ यार आपको 1 महीने एक्स्ट्रा लग जाए सिलेबस कंप्लीट करने में, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको वो जो कंप्लीट कर रहे हो ना, उसकी लर्निंग ऐसी हो कि आपको दोबारा कोई वीडियो देखनी ना पड़े। समझ गया। वो लर्निंग आपकी उस तरह की होनी चाहिए। तो फोकस करो सीखने के ऊपर, ना कि सिर्फ नोट्स बनाने और उसको रटने के ऊपर। जब तक आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसका एनालिसिस ठीक से नहीं कर रहे, तो उस मॉक टेस्ट का कोई फायदा नहीं। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको गलतियां बताने के लिए, ना कि आपका स्कोर चमकाने के लिए कि आपने इतना अच्छा स्कोर करने लगे मॉक टेस्ट में, या किसी को दिखा के कुछ मिल जाना आपको प्राइज वगैरह। तो ये चीजें बहुत समझनी चाहिए एस्पिरेंट्स को भी। अभी मेरे को कल ही एक मैसेज आया था कि भैया मैं डेली मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ और मेरा 130 से ऊपर का स्कोर ही नहीं बन पा रहा है।
बल्कि यार वो डेली मॉक टेस्ट लगाने का फायदा क्या जब आप उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, उनकी गलतियां क्या, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। और एनालिसिस का मतलब भी ना बच्चों को थोड़ा और समझना चाहिए डीप में जाके, कि एनालिसिस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने गलत हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ठीक है। आपको सब चीजें एक एक करके ऑब्जर्व करनी होंगी कि आपका किस सेक्शन में गलतियां होंगी। अगर क्वेश्चन आपका ठीक भी है तो आपने कितना टाइम लगाया उस क्वेश्चन को ठीक करने में। क्वेश्चन अगर आपका गलत है, क्या उस क्वेश्चन को आप बाद में सॉल्व कर सकते थे? अगर आप उसके बाद देखें, मॉक टेस्ट के बाद उसको चेक करें, उसमें भी आप कितना टाइम ले रहे हो सॉल्व करने में। कौन से ऐसे क्वेश्चन जो आपने सॉल्व ही नहीं किए बट आपने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। ऐसे कौन से टॉपिक, जब आप अपने 5-6 मॉक्स के इस तरह का एनालिसिस लिखोगे ना अपने पास फेयर कॉपी में, कि यार मैं आपको समझ में आएगी, एक पैटर्न नजर आएगा कि यार इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं या इस तरह का जो टॉपिक है ना, इसमें आपको दिक्कत हो रही है। जब आपको वो समझ में आ गया कि मेरे को इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है या इस तरह की चीजों में दिक्कत हो रही है, फिर आप उनके ऊपर काम करो। फिर वहां पे टारगेट बनाओ कि ठीक है मेरे को ये दिक्कत है तो मैं इसको ऐसे दूर करने वाला हूं इस दिक्कत को। तो ये और एक्चुअल में मुझे लगता है कंपटीशन भी वही है ना, 130 तक तो 125 तक तो सब पहुंच जा रहे हैं, लेकिन जो आगे के 10-20 नंबर है ना वहां पे कंपटीशन है। तो आप ये बताओ कि जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं कि मार्क्स स्टक हो जाते हैं, आपके साथ भी ऐसा होगा कि एक लेवल पे आके ना मार्क्स एकदम से स्टक हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या ऐसा फॉर्मूला है, जैसे अभी ये चीजें बता रहे थे, आई एम श्योर इससे भी इम्प्रूव होगा, बट कुछ ऐसे आपके फॉर्मूला हो और क्या एक्स्ट्रा चीज कर सकते हैं और क्या एक्स्ट्रा मतलब पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि वो जो वेरियर है ना, एक कट ऑफ पार, अभी कट ऑफ का भी हम बात करेंगे, बहुत हाई कट ऑफ जा रहा है, कंपटीशन की बात करेंगे, तो थोड़ा इसके बारे में बताओ। अच्छा देखो यार, ये तो होता है, ऐसा नहीं होता कि आपके मार्क्स सिर्फ एक जगह पे स्टक होंगे, वो कई अलग अलग एरियाज में अलग अलग रेंज में जाके स्टक होंगे। आप मान लो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट ही किया आपने, तो पहले होता है कि वो 50-60 के स्कोर पे स्टक होते हैं, कुछ दिन आप और अच्छा रिवाइज कर रहे होते हो, चीजें समझ में आ रही थी, फिर वो जाके 100-90-100 के आसपास में जाके स्टक होते हैं, फिर वहां से इंप्रूव होंगे, फिर उस 110-120 के कैटेगरी में जाके रुकेंगे। तो एक कंटिन्यूअसली वो फ्लो बनता रहता है आपका कि भाई आप जितना अच्छा आप रिवीजन देते रहते हो, ठीक है, आप जितना अच्छा एनालिसिस करते रहते हो अपने मॉक का, आपको पता चल जाए कि भाई मेरी गलतियां यहाँ पे हो रही हैं और मुझे इंप्रूव बस इस सेक्शन को करना है, तब आप इंप्रूव करते हो वहां पे चीजों को लेके। क्योंकि स्टक तो आपको होना ही है, वो तो आप 160 पे जाओगे तो वहां पे जाके एक बैरियर आएगा तो वहां पे स्टक होंगे आप जाके, लेकिन आप गलतियां अपनी पहचाने, वो मेन होता है। अभी जैसे क्या है, हम देखते हैं कि ठीक है आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर रहे हो, आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर रहे हो, रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर रहे हो, अब बात आती है आपकी जीएस की, क्योंकि फिर वो जीएस का थोड़ा फैक्टर अलग हो जाता है कि वहां पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आप लगभग उसी रेंज में रहने वाले हो। कभी होता है आप 10 नंबर नीचे भी चले जाओगे, कभी 10 नंबर ऊपर भी चले जाओगे। शायद आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन, वेरिएशन नहीं आएगा जितना ज्यादा जीएस में आता है, ठीक है। तो स्टक तो कहीं ना कहीं आप करोगे जाके, बट आपको अपनी ही गलतियां देखनी है, एनालिसिस करना है कि भाई कहाँ मेरी गलतियां हो रही है, बार बार किस सेक्शन में हो रही है, उस सेक्शन में गलतियां हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है, तो वो आपको पहचानना होगा। ओके अभी थोड़ा और ये यूट्यूब के बारे में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, क्योंकि यहाँ पर जब बच्चा तैयारी में आता है ना, तो सबसे पहले उसको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर मिलते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिलते हैं, हमारे जैसे भी बहुत सारे चैनल हैं, हम टॉपर्स टॉक कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो वो शुरुआत में आते ही ना 100-200 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेगा, सबको यूट्यूब पे कर लेगा। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि क्या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब हर जगह बहुत मसाला है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उससे कैसे बचना है, मतलब कि यार अपने आप को भाई लिमिटेड रखना है ना, तभी तो जाके मतलब तैयारी में आप उस चीज में बेटर परफॉर्म कर पाओगे। हर जगह से आप कुछ चीजें उठाओगे तो वो बसर मच जाएगी। तो उसके बारे में थोड़ा और गाइड करोगे कैसे बचाना है इस चीज से। अच्छा ठीक है, तो देखो एक ये बड़ी दिक्कत होती है बच्चों के साथ में कि हम, जैसे मैं भी तैयारी स्टार्ट की थी तो मैं भी बहुत भागने की कोशिश कर रहा था स्टार्टिंग में, तो कि यार यहाँ से पढ़ूं, वहां से देखूं, वहां से देखूं, लेकिन मुझे 1-2 महीने के अंदर समझ में आ चुका था कि यार भाग के कोई फायदा नहीं होगा, मेरे पास सोर्स लिमिटेड है, जितना मैं लिमिटेड सोर्स रखूंगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा। क्योंकि किताबें देखो, पब्लिकेशन 10 पब्लिकेशन है, 10 तरह की बुकें हैं, ठीक है, हो सकता है कि लैंग्वेज चेंज हो लेकिन क्वेश्चन वही है सब में, ठीक है, लैंग्वेज का फर्क होगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं अगर भाई 10 की जगह ना भागूं, मैं सिर्फ एक पकड़ूं और उसी को मैं इतना बार बार रिपीटेशन पे करूं क्वेश्चंस को, तो मेरे को कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आते हैं यूट्यूब पे भी यार बच्चे क्यों भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस अपने पर नहीं होता। एक तो कि यार पता नहीं मेरा क्लियर होगा नहीं होगा, सामने वाला ज्यादा अच्छे से कर रहा है तैयारी, वो तो 10 चैनल पे कर रहा है, पढ़ रहा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ चैनल पे, मैं भी सब्सक्राइब कर लेता हूँ, मैं भी उसके वीडियोस देखना स्टार्ट करता हूँ। देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको जो कॉम्पिटिशन है वो दूसरों से नहीं करना, आपको कॉम्पिटिशन अपने आप से करना है कि भाई डेली इंप्रूव करना है मेरे को। आज मैं मानता हूं मैं इस लेवल पे खड़ा हूं, तो मैं सोचूंगा भाई मेरी इस लेवल पे हो तो मैं कल इससे नेक्स्ट वाला जो लेवल है वो कैसे अचीव करूंगा। अगर आप ये टारगेट बना के चलोगे ना कि मेरे को बस अपने आप को इंप्रूव करना है, तो डेफिनेटली लिख के ले लेना भाई, सिलेक्शन आपको हो गई होगा।
वहां सिलेक्शन क्यों नहीं रुक सकता? अगर आप ये सोचोगे यार उसके तो इतने नंबर आ रहे हैं, अब मैं उससे ऊपर कैसे करूं, आप वहां फंस जाओगे नंबरों के फेर में। आप अगर ये सोचोगे यार इतने सारे लोग हैं भीड़ में, इतने सारे, भाई वो सिर्फ सोचने वाले लोग हैं, वो भी 40 लाख जो है, उसमें से एक्चुअल जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना वो होते 1-2 लाख ही है, जो आपको सभी जगह के मतलब जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहां भी आपको दिख जाएंगे, सेंटर के जो एग्जाम्स होंगे वहां भी आपको दिख जाएंगे, या स्टेट पीसीएस होंगे वहां भी आपको दिख जाएंगे मोस्टली। ठीक है, तो आप इसी से ना घबराओ कि यार 40 लाख है मेरा नंबर कब आएगा। भाई कंटिन्यूअसली मेहनत करो, कंसिस्टेंसी बना के रखो। एसएससी का तो मेन मैं मानता हूँ मंत्र यही है। आप चाहे मेरी तरह गधे स्टूडेंट क्यों ना रहे हो अपने स्कूल टाइम में, सिलेक्शन का तरीका यही है कि आपकी कंसिस्टेंसी खराब ना हो, आप लगातार पढ़ते रहो। अरे मैं कह रहा हूँ साल भर में ना हो, 2 साल में ना हो, 3 साल में होगा ही होगा, और डेफिनेटली होगा सिलेक्शन। ठीक है, लेकिन जो सोचते हैं कि यार मेरा साल भर में नहीं हुआ, मैं तो पता नहीं मेरा तो आगे भी नहीं होगा, 2 साल में नहीं हुआ मेरा तो आगे नहीं होगा, भाई फिर तो आप जब दिमाग से हार माने बैठे हो तो फिर आपको वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप दिमाग से चिल रहो। आप ये मान लो बस ये मेरा 3 साल का प्रोसेस है, जैसे आपकी ग्रेजुएशन 3 साल में हुई है ना, तो मेरी भी जैसे ग्रेजुएशन 3 साल में होगी उसी तरह सिलेक्शन मेरा 3 साल में हो जाएगा। बस मेरे को बस करते रहना है, पढ़ते रहना है, और कुछ नहीं करना। ओके, जैसे आपने बोला कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, ऐसी कुछ नंबर ऑफ क्वालिटीज एक एस्पिरेंट की आप बता पाओ, या फिर आप ये बता पाओ कि आपका सिलेक्शन क्यों हुआ, क्या ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स रहे आपकी तैयारी में? जैसे बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि 3-4 साल आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है कि बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो क्या ऐसे नंबर ऑफ क्वालिटीज आप मानते हो कि वो एस्पिरेंट्स को अपनी तैयारी के दौरान डेवलप करनी चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले पाए? ओके यार, तैयारी खुद में ही एक इस तरह का प्रोसेस है कि वहां इंसान के अंदर एक मतलब एस्पिरेंट के अंदर क्वालिटीज ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। वो जितना ज्यादा ठीक है 2 साल 3 साल रिग्रेसली उसने दे दिए ना, उसका जो मेंटल मैच्योरिटी लेवल है वो एक अलग लेवल पे आने स्टार्ट हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये एसएससी क्या मांग रही है हमसे, और हम अब तक उसको मतलब किस वे में पढ़ रहे थे और क्या कर रहे थे, तो 2-3 साल में गलतियां समझ जाता है, इसलिए तीसरे चौथे साल में सिलेक्शन ले भी लेता है। और मैं एक चीज में मानता हूँ कि जहां आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए आपके डिस्ट्रैक्शंस। आपको लगता है कि यार आपके सिलेक्शन में अगर आपने सिर्फ सोच भी लिया है कि कोई चीज आपकी बाधा बन सकती है या कोई चीज है जो मेरा रिजल्ट खराब कर सकती है, पहले दिन से दूर कर दो। ठीक है, अभी जब मैं उतरा था प्रिपरेशन के टाइम पे, तो उससे पहले थोड़ा मॉडलिंग वगैरह का मेरे को शौक था। आई वाज डूइंग सम प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। इंस्टा पे भी ठीक ठाक उस टाइम फैन थी, मतलब 10 के समथिंग आसपास फॉलोअर्स थे। बट मुझे था कि यार अगर मैं इंस्टा मेरा लॉगिन रहता है या एक्टिव रहता है तो डेफिनेटली मैं जाके बार बार मैसेज चेक करूंगा। ठीक है, मैं बात भी करूंगा, लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, और मैं टाइम वेस्ट करूंगा। तो फ्रॉम द डे 1 मैंने सिर्फ उसको ये नहीं किया था कि मैं उसको चलो अभी डीएक्टिवेट कर दूं, बाद में यूज कर लूंगा। मैंने उसको परमानेंटली डिलीट किया था। तो डिलीट करने का तरीका अलग था मेरा। मैंने उसको पासवर्ड एक इतना वाहियात सा पासवर्ड बनाया कि जिसे मैं भी खुद भूल जाऊं उसको डालने के बाद। तो दैट्स व्हाट आई डिड। तो मतलब बेसिक कहने का मतलब यही था कि आपको फोकस्ड होना है, आपको क्लियर होना चाहिए भाई मेरा अगर टारगेट मेरा सिलेक्शन है ना तो वो सिलेक्शन लेना हर हाल में, बाकी चीजें बाद में। तो आपको पहला तो अपनी लाइफ के जो भी डिस्ट्रैक्शन आपको लगता है कि यार ये मेरे को दिक्कत देंगी चीजें, उनको हटा दो। दूसरा, हमारे सोसाइटी का एक अच्छा पहलू ही बोलूं और इसको बेकार पहलू ही बोलूं, हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर होता है ना, हमारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोस के लोग सभी, ठीक है, क्योंकि हम उनसे तो दूर नहीं जा सकते खैर, लेकिन आपको ये देखना है कि ठीक है भाई वो आपके लिए आज कुछ ही बातें कर रहे हो, क्योंकि लोगों को बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, कुछ ही बातें कर रहे हो, कुछ ही बोल रहे हो, आप माइंड मत करो भाई। ठीक है, बोल रहे हैं वो अपने लिए बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं बुरा बोल रहे हैं, जो भी आपके लिए, पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। आपको फोकस होना चाहिए कि मेरी पढ़ाई से, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, सबसे पहले वही लोग मेरे पास भाग के आएंगे और वो बोलेंगे ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दोस्त है, यही मेरा वो फलाना फलाना दोस्त है। ठीक है, चाहे वो आपको कभी जानते भी ना हो, उन्होंने आपको देखा भी ना हो। सबसे बड़ा सत्य ये है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज दिल से दिमाग से डर निकाल दो हमेशा कि यार मेरे रिलेटिव मेरे को ये बोल रहे हैं या पड़ोसी मेरे को ये वाले ताना दे रहे हैं, जाने दो यार। सिलेक्शन लोगे आपके घर का चूल्हा चलेगा उससे, पड़ोसी के घर का नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन नहीं सिलेक्शन लोगे तो डेफिनेटली पड़ोसी मजे जरूर लेगा उससे। तो आपका फोकस एक तो स्ट्रांग होना चाहिए उसमें, और डिसिप्लिन ये कि यार आपने जो टारगेट डिसाइड किया आज का कि मेरे को यार ये पढ़ना है, ये टॉपिक कवर करने हैं और उससे पहले सोना नहीं है, तो ये मान के चलो आपके वो टॉपिक आज पूरे कवर होने भी चाहिए। आप चाहे उससे एक एक्स्ट्रा टॉपिक कर लो, एक कम नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, मतलब मेरा टारगेट अगर मैं जैसे करता था कि यार मेरे को ये टॉपिक कवर करना है, ये पढ़ना है, पूरी कोशिश होती थी कि रात तक मैं उसको कंप्लीट करूं। अगर मान लो मेरा ये हो जाता था कि मेरा कंप्लीट हो गया 2 घंटे पहले ही, तो ये नहीं है मैं 2 घंटे ज्यादा आराम करूंगा।
मुझे था कि 2 घंटे जो मेरे पास मिल चुके हैं ना, मैं उसको और यूटिलाइज करूंगा और कल वाला जो टारगेट है मेरा उसको थोड़ा पहले से अचीव करके चलता हूँ और आगे से ही मतलब उसको एडवांस में करके चलता हूँ। तो रूटीन को लेके काफी ज्यादा डिस्कशन होता है, टाइम टेबल को लेके काफी ज्यादा डिबेट होती है कि सुबह पढ़ना चाहिए। हमारे पेरेंट्स सुबह का ही बोलते हैं कि 4 बजे खड़े होके पढ़ो, जल्दी याद होता है। तो आपका टाइम टेबल रूटीन क्या कैसे रहता था, कितने घंटे आप डेली पढ़ते थे, उसके बारे में थोड़ा बताओ। ओके, देखो यार, ये ना एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है चीजें। हर मान लो अगर 5 उंगलियां जैसे कहते हैं ना, 5 बराबर नहीं होती, तो हर इंसान का सोचने समझने की शक्ति भी बराबर नहीं होती, ना उनकी उस तरह बिहेव करने के तरीके। तो कई बच्चे जो मेरे से कहते हैं भाई हम रात को पढ़े या दिन में पढ़े, मैंने कहा यार आप ये चीज हमसे मत पूछो कि आपको कब पढ़ना है, ये आप हमें बताओ कि मेरे को तो उस टाइम पे ज्यादा सूटेबल हूं मैं पढ़ने में, मेरे को उस टाइम पे ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। क्योंकि आप दिन में भी पढ़ लो, अब मैं बोल दूं आपको आप दिन में पढ़ो, लेकिन कुछ होते हैं ना कि वो निशाचर जीव टाइप के होते हैं जो कि रात में ही निकलते हैं। मैं निशाचर टाइप का ही हूँ कि मेरे को रात में पढ़ना अच्छा लगता था। तो मैं रात को 8 बजे से लेके और सुबह 6 बजे तक मेरा ये रूटीन होता था बेसिकली। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका जो दिमाग है वो 24 घंटे में से कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है, कौन सा टाइम पीरियड है जहाँ पे ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से टाइम पीरियड डिसाइड करो। हाँ, फिर आप उसमें ये ऐड कर सकते हो कि भाई मेरे को पहले क्या चीज करनी है, बाद में क्या चीज करनी है। जैसे जो मैं लोगों को बताता रहता हूँ, एडवाइस करते रहता हूँ कि मान लो आप अभी सो के उठे हो, आपका दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश है, तो आप इस टाइम पे कुछ ही पढ़ोगे ना तो जल्दी से पकड़ में आएगी। तो इस टाइम पे वो सब्जेक्ट करनी चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करी है। वो किसी के लिए मैथ्स हो सकती है, किसी के लिए जीएस हो सकती है, किसी के लिए इंग्लिश हो सकती है, वोकैब हो सकती है। तो जिसमें आपको दिक्कत महसूस हो रही हो, आपको लग रहा है यार मैं बार बार पढ़ रहा हूँ बट फिर मेरा क्लियर नहीं हो रहा, तो उन चीजों को आप जब एकदम फ्रेश हो आपका दिमाग तब करें। या आपने दोपहर में एक पावर नैप भी ली है, आप फिर सो के उठे हो, अगेन माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है आपका, वापस उस टॉपिक को उधर उस टाइम पे स्टार्ट करें। और जब आपको ज्यादा नींद आने लगे ना, ये कुछ जो चीजें थी मैं छोटी मोटी ट्रिक्स यूज करता था अपने लिए, जब ज्यादा नींद आने लगे, आपको लगे यार थकान हो रही है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ लेकिन पढ़ना है आपको फिर भी, तो उस टाइम पे ऐसा सब्जेक्ट उठाए जो आपके लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, जिसमें आपको मजा आता हो पढ़ने में। ठीक है, जैसे मेरे लिए था उस टाइम पे मैथ्स, तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करता था। ठीक है, ताकि नींद भी भाग जाए, क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस हो जाएगा मैथ्स पे, तो थोड़ा सा नींद को मैंने पुश कर दिया। अगर आप उस टाइम पे ऐसा सब्जेक्ट उठाओगे जो आपको डिफिकल्ट लगता हो और नींद ऊपर से आपको आ रही हो, समझ गया, तो दूसरे मिनट में ना आपकी किताबें लगे साइड में रखी होगी और आप नींद में होंगे, सोते होंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो बस यूज करनी है आपको अपने हिसाब से समझना है कि मेरे को किस टाइम पे मैं क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, अब जैसे होता है कि याद का बहुत होता है यार, हमें याद नहीं हो पाता, हम रट नहीं पाते। ठीक है भाई, अगर आपको चीजें याद नहीं हो पाती तो एक काम करो, आप उनको लिख के, जिन पॉइंट्स को आप बार बार भूलते हो, आप उनको अपने जहां भी आपका जो स्टडी पॉइंट हो, आप जहां पढ़ते हो, टेबल हो, वहां पर उनको पेस्ट करो, लिख लो सामने दीवार में। तो याद नहीं करना, बस उनको आप कुछ भी पढ़ रहे हो, बस एक नजर चली गई। ठीक है, आप दिन में अगर ऐसे 10 नजर मारोगे उस पे ना, तो 10 दिन के अंदर वो आपको याद हो जाएगा। समझ गया। तो अगेन वही छोटी छोटी ट्रिक्स जो आपको यूज करनी होगी अपने साथ। चलिए अभी ना थोड़ा सब्जेक्ट वाइज थोड़ा स्ट्रेटजी पे और फोकस कर लेते हैं कि इंग्लिश कैसे करना है, मैथ कैसे करना है। तो शॉर्ट में इसको थोड़ा और बता दो। जो इंग्लिश से शुरू करते हैं, इंग्लिश के बारे में थोड़ा बताओ कि जिसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, डर लगता है उसको इंग्लिश को लेके, तो कैसे शुरुआत करे, कैसे उसको इम्प्रूव करे, कैसे अच्छा स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो देखो यार, इंग्लिश के लिए ना आपको एक तो ये करना होगा कि रूल्स वगैरह सब आपके पास अवेलेबल होते हैं। अगर मैं इंग्लिश को बाइफरकेट करूं, 3 सेक्शन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और आपका ग्रामर पोर्शन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए जनरली आप कर सकते हो, अगर आपकी लगता है बहुत वीक है इंग्लिश, तो जो 9-10 की बुक्स होती हैं इंग्लिश की, आप उनको पढ़ो, रीडिंग्स दो। और रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भाई मेरे को टारगेट पूरा करना है, एक पूरा पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, मेरा टारगेट पूरा, वो रीडिंग नहीं होनी चाहिए। आप पूरे दिन में चाहे बेशक से एक पैराग्राफ पढ़ो, लेकिन उसको समझ के पढ़ो। समझ गए भाई, अगर ये पूरा सेंटेंस भी लिखा है तो इसके अंदर ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यूज हो रही है, ठीक है, ये पास्ट में है, प्रेजेंट में है, कहाँ पे है, उसके लिए वो कहाँ हेल्प होगी, वो आपकी ग्रामर से हेल्प होगी। ग्रामर के रूल देखो। आपको लग रहा है कि मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहा हूँ पर मेरे को चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो गूगल करो, गूगल आपके पास है। तरीके आउट ऑफ द बॉक्स आपको करने पड़ेंगे कुछ ना कुछ, तो क्योंकि आप सिर्फ रट की चीजें फिर भी नहीं कर सकते यार। ये वो टाइम नहीं है रट रट के सब चीजें हो जाएंगी क्लियर। रट रट के शायद आप सिलेक्शन ले लोगे पर मन पसंद या पसंदीदा सिलेक्शन नहीं ले पाओगे रट के। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया आपकी रीडिंग, जैसे मैं बता रहा हूँ, वोकैब, वो एक पैराग्राफ पढ़ो। डेली आपको एक काम करना होगा कि मान लो 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, जितने आपकी कैपेसिटी हो, जितना आप समझ के पढ़ पा रहे हो उस पैराग्राफ को। ठीक है, आपको लग रहा है भाई 9-10 ज्यादा हो रही है, ठीक, और छोटी बुक ले लो, 5th 6th की बुक ले लो। जिनको लगता है उनका बेसिक ठीक है,
तो वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। तो ऐसे होगी आपके कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। और एक एडवाइस और दूंगा कि जिनका बेसिक ठीक है ना, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जो आर्टिकल पढ़ोगे आप न्यूज़पेपर का, आप न्यूज़पेपर कोई भी लगा सकते हो। जनरली वो लोग बोलते हैं हिंदुस्तान टाइम्स लगाओ या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी जो आपको ठीक लगे आप वो लो, क्योंकि आर्टिकल सब में मोरलेस होते हैं, ठीक है। आर्टिकल पढ़ो, उसमें ना आप कोशिश करो कि अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारे कॉम्प्रिहेंशन भी देखा जाता है ना कि यार क्वेश्चंस भी आते हैं बाद में, तो आपको फिर उसको रिटेन करो उस इन्फॉर्मेशन को कि आप इस पैराग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन निकाली है, क्या समझ में आ रहा है आपको, उसको कहीं कॉपी में नोट डाउन करो 3-4 लाइनर में। अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, उसको नोट डाउन करो। फिर आप जब पूरा पैराग्राफ या आर्टिकल आप कंप्लीट कर चुके हो, तब आप खुद से क्वेश्चन करो कि अब मैंने इसमें क्या क्या सीखा है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगी आपकी मेमोराइजिंग पावर में, ठीक है। आते हैं वोकैब के ऊपर। वोकैब के ऊपर यार मैंने फॉलो की थी ब्लैक बुक बेसिकली। तो मेरा जो तरीका होता था ये था कि मैंने वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस इन दोनों से स्टार्ट किया था कि आज मैं अगर 30 वोकैब करता था डेली की, 30 मैंने वन वर्ड किए हैं और 30 मैं करूंगा इडियम फ्रेजेस। आज मैंने अगर ये याद कर लिए हैं, नेक्स्ट डे में क्या करता था कि पहले इनका रिवीजन देता था जो मैंने याद किया पहले दिन, सेकंड डे में उनका रिवीजन दे रहा हूँ, उसके बाद मैं नई वोकैब याद कर रहा हूँ। थर्ड डे कि जो मैंने फर्स्ट और सेकंड डे जितना भी पढ़ा है अगेन उनका रिवीजन दे रहा हूँ, थर्ड डे को फिर नहीं याद कर रहा हूँ। इसी तरह जो 6th डे आता था उस दिन क्या करूंगा, मैं 5 दिन तक जितना भी पढ़ा है वो सब रिवाइज करूंगा, छठे दिन फिर नहीं याद करूंगा। और संडे को मेरा होता था कि मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ रिवीजन करूंगा। तो मेरी एक ही वोकैब एक हफ्ते में 7 बार रिवाइज हो चुकी है, ठीक है। कैसे कह दूं मैं भूल जाऊंगा उस वोकैब इतनी जल्दी। अब अगले वीक क्या होगा, नेक्स्ट वीक क्या करूंगा, मैं जितनी भी नहीं पढ़ी है ना अब तक वो क्या उसको मैं शांत रखूंगा, मतलब उन पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। अब नई सिरे से फिर स्टार्ट करूंगा नई वोकैब पे। लेकिन जो सेकंड संडे आएगा उसमें क्या करूंगा, जितनी मैंने फर्स्ट संडे को भी किया था सब कुछ फिर सारा रिवाइज उसको रिवाइज करूंगा। सेकंड संडे तक जितना मैंने कुछ किया उसको रिवाइज करूंगा। तो हर संडे फुल ऑन रिवीजन। हाँ, फिर उसमें धीरे धीरे क्या होगा, आपको कई वोकैब तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से याद हो चुकी होंगी। फिर आप बस उनको स्टार्ट मार्क कर लो कि यार ये वोकैब है जो मेरे को दिक्कत दे रही है। फिर मैं जो मेरी पिछली वाली वोकैब्स है मैं उनपे सिर्फ उन्हीं में फोकस करूंगा जो मैंने स्टार मार्क कर रखी होंगी। तो रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा और वो पे फोकस में बनता रहेगा कि जो मेरी कमियां थी वो भी दूर होती रहेंगी। ये हो गया वोकैब का सेक्शन। अब बात करें ग्रामर का, तो ग्रामर का देखो तरीका वही है कि आप रूल्स आपको समझ में आए क्लियरली कि क्या रूल है क्या नहीं, मतलब इज आर एम क्या है यार, या कुछ और पार्ट ऑफ स्पीच है तो वो क्या है आप वो समझे। एक तो उनके साथ क्वेश्चंस लगाएं। क्वेश्चंस आप टारगेट, लोग अक्सर हम यही करते हैं, गलतियां करते हैं एस्पिरेंट कि वो टारगेट करते हैं 25-30 क्वेश्चन को, मैं 25 क्वेश्चन लगाने या 30 क्वेश्चन लगाने। भाई 25-30 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन 5 क्वेश्चन से भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर वो 5 क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको पूरा समझ में आए कि यार उसमें गलतियां क्या है, उसमें एरर क्या बन रहा है। हम सिर्फ ऐसा ना हो कि अब पीछे बुक के पलटा और देखा कि अच्छा इसमें एरर ये वाला इज है, भाई क्यों है, रीजन भी तो हो उसका, आपको चीज समझ में भी तो आया कि रीजन क्या है उसका। ऐसे तो आप इससे 25 या 250 क्वेश्चन लगा लो, सिलेक्शन फिर भी नहीं होगा ऐसे। आप लेकिन उस 250 की जगह 5 क्वेश्चन भी लगाओगे और उसको समझ के लगाओगे क्या रीजन ये था, इसमें ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, इस रूल का ऐसे इसमें लेना देना है, तब जाके आपको सिलेक्शन होता है। तो ग्रामर इस तरह बढ़नी आगे कि आप डेली के क्वेश्चंस लगाओ, उनको साथ साथ करते रहो, तो इंग्लिश का तो मतलब ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा इशू नहीं आएगा। हाँ, और एक जब जैसे वोकैब भी कर रहे हो आप, रीडिंग भी कर रहे हो, फिर आप ग्रामर भी पढ़ रहे हो, तो एक अंडरस्टैंडिंग वैसे ही बन जाती है, तो बिल्ड हो जाता है। एरर वगैरह कुछ वैसे समझ में आ जाता है कि भाई ऐसा हुआ, क्योंकि रीडिंग भी आप कर रहे हो तो वो सेंटेंस का फ्रेम समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ इसमें लग रहा है, यहाँ शायद ये एरर है। राइट। और एक दो चीजें जो और आप ऐड कर सकते हो, मान लो मेरे को आदत थी थोड़ी सी वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप, मेरा एक मान लो पसंदीदा सब्जेक्ट है, मतलब मुझे अच्छा लगता है न्यूज सुनना उसके बारे में। तो मैं करता था बस अपने आप को एक एनवायरनमेंट देने के लिए, एक जो इंग्लिश का एनवायरनमेंट बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता था कि मैं जो पॉडकास्ट वगैरह होते हैं IR के ऊपर में कई सारे पॉडकास्ट अवेलेबल है, तो उनके पॉडकास्ट सुनता था। इंग्लिश वाली न्यूज होती थी वो न्यूज सुनता था, डिबेट्स होती थी डिबेट सुनता था। वो वाली डिबेट मत सुना जो आजकल होती है, वो कुर्ता डिबेट जो होती है उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, वो वहां पे सिर्फ आप लड़ाइयां सीखोगे और कुछ नहीं, बट जो एक अच्छा कंटेंट जहाँ पे मिले आपको वो चीजें सीखो, वो सुनो। वो खाली टाइम में आप सुन सकते हो, आपको रेस्ट करना है, सपोज पढ़ के आप थक गए हो, आपको आधे घंटे का एक रेस्ट चाहिए, कान में लीड लगाओ या फिर सामने उसको रखो, बस सुनते रहो। सुनने से भी कई बार चीजें बहुत याद होती है आपको। तो ये इंग्लिश के लिए एक मोरल स्ट्रेटजी रहने वाली है। यू हैव टू क्रिएट एटमॉस्फेयर, हाँ, है ना, कि उस तरीके से पॉडकास्ट भी देख रहे हो तो वो इंग्लिश वहां भी आपकी आ रही है, वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, माइंड में चीजें जा रही है। मैंने 1-2 पॉडकास्ट ऐसे देखे थे, तो मेरे को मतलब होता है ना कि आप फ्रेजल वर्ब सुन लेते हो ऐसी, ठीक है, या फिर आप ये कुछ मतलब कई ग्रामर वाले चीजें सुन लेते हो, तो वो क्वेश्चन भी आ रखे थे, तो मुझे याद आ गया ये मैंने वहां सुना था,
और इस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया गया था। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि बुक में से ही पढ़ोगे तभी आपको चीजें वहां पे मिलने वाली है, एग्जाम में मिलने वाली है। ओके तो अभी थोड़ा मैथ के बारे में और बता दो, बाकी चीजें तो मुझे लगता है कि रीजनिंग और ये सब तो हो ही जाता है, मैथ के बारे में थोड़ा और बताओ। तो मैथ्स का अगेन यही था मेरा, और बच्चे बहुत गलती करते हैं इस मामले में। वो क्या करते हैं मैथ्स में, मान लो उनके 5 टॉपिक हो गए कंप्लीट, वो 5 टॉपिकों की रिवीजन नहीं करेंगे, वो छठे टॉपिक के क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करते हैं। आपके चाहे 5 टॉपिक हो जाए या 10 टॉपिक हो जाए, क्वेश्चंस आप किसी के बनाने नहीं छोड़ोगे। अगर आप डे 1 से स्टार्ट कर रहे हो, आज आपका पहला टॉपिक कर रहे हो, आप डेली इनके 25-30 क्वेश्चन लगाओ अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ठीक है डेली लगाओ। जब ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका, सेकंड टॉपिक पे आप आ रहे हो तो उसके भी 25-30 क्वेश्चन लगाओगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन छोड़ दोगे लगाने, उसके चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर लो। पहले 25 लगा रहे थे, अब 15 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके भी क्वेश्चंस लगाओ और सेकंड टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओ डेली। इसी तरह अगर सपोज करो आपके 12 टॉपिक भी हो रखे हैं कंप्लीट और 13वें टॉपिक पे आप हो, तो उन 12 टॉपिक के आप 10-10, 15-15 क्वेश्चन तो खैर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो आप ये करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करते चले जाओ उस हिसाब से। जो लगता है आपको, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका है इस टॉपिक के ऊपर में, उसके क्वेश्चंस मिनिमल कर दो, 4-5 क्वेश्चन लगाओ, पर लगाओ फिर भी डेली। जिसको लगता है आपको इस टॉपिक में कि यार इस टॉपिक में मेरी कमांड नहीं बन पाई और ये दिक्कत दे रहा है मेरे को अभी भी, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा के रखो, उसके 15-20 रखो, और जो टॉपिक करंट में चल रहा है उसके 25-30 क्वेश्चन रखो। फिर भी मोर और लेस आपको पूरे दिन में कम से कम 100-150 क्वेश्चन लगा के चलो। आपको लगता है भाई क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं, मैं एक साथ नहीं लगा पाऊंगा एक दिन में, तो उनको बाइफरकेट कर लो, अगेन 2 दिन में डिवाइड कर लो कि आज मैं तो इन 10 टॉपिक को करने वाला हूँ, अगले दिन इन 10 टॉपिक को करने वाला हूँ। यही आपका रिवीजन का तरीका भी होता है। तो हमने इंग्लिश की बात कर ली और मैथ की बात कर ली, थोड़ा जीके जीएस के बारे में और बताओ कि जीके जीएस को कैसे टैकल करना है। ओके तो जीके जीएस का देखो ये होता है कि आज के टाइम, पहले तो होता था कि जीके जीएस लोग प्री के लिए पढ़ते थे नॉर्मल, थोड़ी बहुत, मेंस में उनकी आती नहीं थी। अब 2022 से ये हो गया कि भाई जीएस भी आपकी इंक्लूड हो रही है, अच्छा खासा उसका वेटेज है जीएस का, ठीक है 75 मार्क्स की जीएस होती है। तो जीएस में ये होता है, देखो आप टॉपिक लो सभी के, मतलब क्लासेस वगैरह लो, आप उनके नोट्स वगैरह प्रॉपर अपने कोशिश करो कि नोट्स आपके खुद सेल्फ मेड हो, ठीक है आप खुद बनाओ नोट्स, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स या फिर टीचर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, आप चाहो यूज कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ लोगों को बोलना कि भाई आप खुद अपने नोट्स बनाओ आपके, क्योंकि आपको पता है कि आपका क्या टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। तो जो वीक होता है हम वहाँ पे ज्यादा फोकस करते हैं, वहाँ पे ज्यादा अच्छे से हम नोट्स बनाते हैं और चीजें इंक्लूड करते हैं और ज्यादा, और वो रिवीजन करने में भी बहुत हेल्प करता है। एग्जैक्टली जो मेरा स्ट्रांग है तो मैं वहाँ पे बहुत लिमिटेड चीजें लिख लेता हूँ कि ठीक है इससे मेरे को आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब किसी और के नोट्स अगर आप यूज करोगे तो उसमें भी दिक्कत आपको आएगी। मान लो मैंने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने अपने नोट्स भी प्रोवाइड करा रखे हैं, लोगों को बता रखा है, पर मैं बोलता हूँ उनको भाई मेरे नोट्स यूज मत करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरा जो टॉपिक स्ट्रांग था मैंने वहाँ पे नोट्स बहुत लिमिटेड रखे बनाने, ठीक है, जो मेरा वीक था वहां ज्यादा बनाए। तो इस चक्कर में क्या होगा कि आप तो उसको पढ़ लोगे, लेकिन आपका क्या उस टॉपिक, जो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, जरूर थोड़ी आपका भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, आपको तो वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिली ना उसमें, तो नोट्स आपके खुद बने। दूसरा उनका रिवीजन का तरीका क्या होता है यार, जब आपको लगे कि आपका 2 कर सकते हो कि या तो आप कंटिन्यूस रिवीजन करते रहो साथ के साथ में, लेकिन मैं थोड़ा प्रेफर करता हूँ लोगों को कि यार आप जब आपका 50-60% सिलेबस कवर हो जाए जीएस का नोट्स के साथ में ना, उसके बाद रिवीजन करना स्टार्ट करो, ताकि आपका बाकी का जो और सिलेबस बचा हुआ है वो भी उसके नोट्स बनते रहे साथ के साथ में, और उसका रिवीजन भी आपके साथ में तभी कंप्लीट हो जब आपके नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब तब तक आप आ जाओगे रिवीजन करते करते वहां तक पहुंच जाओगे। डेली रिवीजन देना जरूरी है बिल्कुल। मेरे टाइम पे मैं करता था कि यार मैं डे वाइज डिवाइड करता था, जैसे आज हिस्ट्री है तो आज मंडे है तो मंडे को मैं क्या था हिस्ट्री रिवाइज करता था फुल ऑन, पूरा गो थ्रू करता था। ट्यूसडे को कोई दूसरा सब्जेक्ट कर रहा हूँ, थर्सडे को कुछ और कर रहा हूँ, वेडनेसडे को कुछ और कर रहा हूँ, मतलब ऐसे करता था, ठीक है। संडे को अगेन फुल ऑन रिवीजन। उसमें क्या होता था फुल ऑन, क्योंकि सब एक साथ नहीं दे सकता संडे को, तो उसमें करता था कि मैं, क्योंकि पॉइंट तो हो जाते थे कि मेरे को इस हफ्ते किस सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आई है, कहाँ पे दिक्कत आई है, उसको मार्क करके रखता था। संडे को फिर उस पर ज्यादा फोकस करता था, ठीक है। तो जीएस का मोर और लेस ये तरीका होता था रिवीजन का। चलिए सब्जेक्ट रीजनिंग का क्या डिस्कस करते हैं, वो तो प्रैक्टिस से और मॉक टेस्ट से हो जाते हैं, है ना। ओके चलिए अभी लास्ट में कुछ और बताना चाह रहे हो, कुछ और क्या बोलोगे लास्ट में, क्या मैसेज, चाहे वो मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव से हो, स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव से, क्या बोलोगे लास्ट में? भाई देखो सिंपल एक बात बोलूंगा आप लोगों को, मैं मानता हूँ कि यार जब मेरे जैसे गधे बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ ये चीज, मैं कोई स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, जिसके शायद 50% भी बहुत रेयरली क्रॉस होते थे टिल 9th और मतलब, ठीक है। तो बात है भरोसा आपको अपने ऊपर होना चाहिए। कोई तीसरा बंदा आके आपको क्या कह रहा है आपके बारे में कि तेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, भाई आपका जो सिलेक्शन है वो तीसरे बंदे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि मैं मेहनत उस तरह से करूं कि मैं सिलेक्शन लूं, ठीक है। कमियां आप पहचानोगे अपनी, तीसरा बंदा नहीं पहचानेगा आपकी क्या कमियां। तो वही बस आप अपने पर भरोसा रखें, ठीक है। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा
तो जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के जो लिंक हैं वो आपको इंटरव्यू के बारे में तो मिल जाएंगे। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है एक, एग्जाम वॉरियर्स प्लेटफॉर्म के नाम से। तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, मैं वीकली लाइव आता हूँ, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनके जो डेली इश्यूज उनको आ रहे होते हैं या फिर वीकली इश्यूज आ रहे होते हैं एग्जाम के प्रिपरेशन रिगार्डिंग, तो उनको मैं लाइव लेता हूँ और उनके क्वेरीज वगैरह को हैंडल करता हूँ कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाते हैं। तो जिनको भी कुछ इसके रिगार्डिंग हेल्प चाहिए या जिनको जुड़ना है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मतलब जुड़ सकते हैं और वहां मेरे को डीएम कर सकते हैं। सिलेक्शन ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सचिन भाई फॉर कमिंग, फॉर योर टाइम। आई होप साथियों आपको भी बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिला होगा इस इंटरव्यू से। सचिन भाई से जिस तरीके से आप अपनी जर्नी आप सभी लोगों के सामने रखी, बहुत कुछ बताया, बहुत ऐसे पॉइंट्स बताए जो आई एम श्योर कि वो आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आप इस पॉडकास्ट को सीरियस यहाँ तक सुना है, सीरियस समझा है, अगर आपने नोट्स बनाए कि भाई क्या क्या चीज़ें बताई हैं, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। एसएससी फैक्ट्री को आप फॉलो कर लें, एसएससी फैक्ट्री को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे। बाकी सचिन भाई से भी आप जुड़ सकते हैं, ये भी टाइम टू टाइम बच्चों को गाइड करते रहते हैं, जैसा भी इनको टाइम मिलता है। इनका टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारा कुछ हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।